तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और स्टूडेंट महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर फिर चला आया हूं समाज विज्ञान का क्लास 10वां। ठीक है, महातांडव सीरीज समाज विज्ञान का क्लास 10वां है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर फर्स्ट से लेकर क्लास 9 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, एक भी क्लासेज मिस नहीं करना है स्टूडेंट। समय बहुत कम हो गया है आप लोग के पास। ठीक है, मात्र 1 मंथ और बचा हुआ है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें जितना बेहतर आप तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने मात्र महातांडव सीरीज इसलिए चालू किया है कि इसको पढ़ के 90% ला सकते हैं और 100% लाएंगे भी। आपके क्वेश्चन जाके पढ़ सकते हैं, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पेपर में आप बैठेंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ सर ने कैसे तैयारी करवाई थी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं है अपने फ्रेंड यहाँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसका उत्तर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि कितना आपका सही है कितना गलत है। कंपैरिजन करने चलना है आप लोगों के साथ में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब बहुविकल्पीय प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। अब पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता हूं। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए बताइए स्टूडेंट कि जो वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्र टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सब लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं और आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर सही देंगे भी, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के द्वारा जो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्लियर हो गया होगा, आपने भी आंसर यही दिया होगा मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर पहला तब आपने हम लोग कंफर्म कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे, उसका भी आंसर आप लोगों को देना है साथ ही साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल के जीवाश्म ईंधन की वन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है तो वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो जीवाश्म ईंधन होता है स्टूडेंट वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही। आई होप आपने भी आंसर सी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। अच्छा, आपने काली मिट्टी तो सुना ही होगा, पीली मिट्टी सुना ही होगा, लेटराइट मिट्टी सुना ही होगा। सीमेंट मिट्टी कौन होता है, यही तो नहीं है, मिट्टी का प्रकार ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखते ही क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका सही आंसर दे दिए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में से चना, धान, कपास की ख तथा ग दोनों। तो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि जो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो स्टूडेंट धान भी आता है और कपास भी आता है, तो दोनों आते हैं, मतलब ख ग। ठीक है, इसका मतलब कि बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही। ख और ग मतलब यहाँ पे ख ग मतलब यहाँ पे ए तथा क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अरे सॉरी बी तथा सी ना, बी तथा सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा स्टूडेंट यह है, झरिया प्रसिद्ध है। बताइए झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि झरिया प्रसिद्ध किसके लिए झरिया प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को देते चलना है और ये करते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, मिलाते चलना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो झरिया प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपने भी ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही दिया होगा आंसर। ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध झरिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें में। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां स्टूडेंट यह है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है।
निम्न में से आपको बताना है कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन कि वायु परिवहन। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। भारत का प्रमुख साधन इन चारों में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा भारत में जो प्रमुख साधन है वो सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें परिवहन है, सड़क से ही तो यात्रा होती है, इधर से निर्यात आयात होता है सड़क द्वारा। भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन की अपेक्षा तो सबसे ज़्यादा सड़क पे ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु का निर्यातक जो है भारत नहीं करता है? कॉफ़ी का, उर्वरक का, तंबाकू का, चाय का। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबको मालूम है कि देखिए कॉफ़ी का तो करता है, ये तंबाकू का भी करता है, चाय का भी, ये उर्वरक जो है उसका नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी इसका ऑप्शन बी सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? बताइए वर्तमान में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल संघीय राज्य 27, 28, 29, 30। तो आप सबको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर कि जो वर्तमान में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो टोटल 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह पूछे जाते हैं। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश? अब आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9, 7, 10 कि 8। सबको मालूम है कि इस समय वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन 8 ही दिया होगा। चलिए तो यहाँ पे बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण 9 हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुविकल्पीय था। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय देखने वाले हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए, समझिए। चलिए स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये कह रहा है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? तो चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। तो कह रहा है कि अगर कोई भारत है या मान लीजिए कि कोई चाइना है, मान लीजिए चाइना है चाहे भारत, तो यहाँ से अगर चाइना से कोई चीज़ यहाँ पे निर्यात आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आयात किया जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, तो कह रहा है वही चीज़ किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ें वसूल किया जाने वाला शुल्क वही क्या आयात शुल्क कहलाता है। ठीक है, आयात शुल्क या आयात शुल्क कहाँ पे? या तो बंदरगाह पे लिया जाता है या तो हवाई अड्डे पे, ये इन सीमाओं पर यह शुल्क लिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्द है, क्योंकि किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वहाँ से जो आने में शुल्क लगेगा उसका आयात शुल्क कहलाता है। ये आयात शुल्क कहाँ लगते हैं? हवाई अड्डे पर लग सकते हैं, या तो उसकी जो बॉर्डर सीमा होगी उस पर लग सकते हैं, बंदरगाह पर लग सकते हैं। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। ठीक है, आयात शुल्क आपने जान गया। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। अब वन मृदा की आपको 2 विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी? तो देखिए पहला उत्तर लिखे है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी निम्नलिखित है? तो पहला लिखिए इसकी विशेषता वन मृदा की कि नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। कह रहा है कि नदी घाटियों में जो मृदा पाई जाती हैं ये दोमट पाई जाती हैं और सिल्टदार पाई जाती हैं, परंतु जब ऊपरी ढालों पर इनको देखेंगे तो इनकी जो मृदा होगी वो मोटे कड़ों होती हैं, यानी तो मोट कड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह पहली आपका विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता यह है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में से अधिशिलिक तथा हार्मोन्स रहित होती हैं। ठीक है, हिमालय के हिम क्षेत्रों में यह अधिशिलिक तथा हार्मोन्स रहित होती हैं। यह वन मृदा की 2 विशेषताएं हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, आपको यही लिखना है 2 विशेषताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, याद करके जाएंगे और याद रहा होगा पहले से, तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ
आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि इससे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, औद्योगिकरण में तेजी आएगी तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हमसे पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसलिए उद्देश्य था कि ये सब करने से हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? विकास होगा, और औद्योगिकरण में तेजी आएगी, और शहरी अर्थव्यवस्थाओं में भी क्या होगा? विकास होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर है। क्वेश्चन नंबर चौथा इस स्लिप में आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है आपसे कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं बताइए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी? तो पहला कि रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपड़ कृषि होती है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है। और दूसरा विशेषता कि इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस कृषि में अधिक पूंजी लगता है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, ये दो विशेषताएं सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, इसलिए मैं इसको लिखा दिया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा स्टूडेंट ये बोल रहा है आपसे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्र कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, ऊर्जा के पहले परंपरागत स्रोत देखेंगे किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? प्राचीन काल से ही कर रहे हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों में जैसे लकड़ी हुआ, पहले से इसका यूज़ किया जा रहा है, उपले हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। ये जो चीज़ें वो पहले से ही हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं, यही हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि दो क्षेत्रों के नाम भी बता दीजिए खनिज तेल के। तब भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र हैं। गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, असम हुआ, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है यह प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हमने जान लिया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं वो भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम भी जान लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब यहाँ हमने बहुविकल्पीय मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया आप लोगों को, अति लघु उत्तरीय बता दिया। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको देख लेते हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला आपका है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा IMP, इसको तो तैयार करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो ये प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो इसको तैयार करके जाना। अब पहले हेडिंग आपको डालना है संघवाद। अब हम जानेंगे संघवाद क्या होता है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद जो है वो सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघवाद जो होता है वो सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ये तो आपका हुआ क्या, संघवाद में आपको लिख देना है। इसके बाद आपकी संघवाद की प्रमुख विशेषताएं भी आपको लिखना है। हेडिंग आप डालिए कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है उसको भी हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला देखिए विशेषता नोट कीजिए। पहला विशेषता यह है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। जो यहाँ सरकार होती है 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है, तो पहला विशेषता हो गया। ठीक है, और दूसरा विशेषता यह है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। पर कानून बनाने
कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है। कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, बट जो इनका कानून बनाने का तरीका है, उनका जो कर वसूलने का तरीका है, जो प्रशासन उनका चलाने का तरीका है, वो उनका जो क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट, ये तो दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता स्टूडेंट यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। विभिन्न स्तरों की जो सरकारें के अधिकार हैं, अधिकार के क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तीसरा आपका इसका प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो तीसरा आपने नोट कर लिया प्रमुख विशेषता। अब चौथा प्रमुख विशेषता इसका कहता है, उसको भी जान लेते हैं। चौथा प्रमुख विशेषता स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। देखिए, जो संविधान के मौलिक प्रावधान होती हैं उनको किसी एक स्तर की सरकार उसको कभी नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो दोनों सरकारों की सहमति रहेगी तभी वो चेंजिंग हो सकता है हमारे मौलिक प्रावधानों के जो संविधान होते हैं। ठीक है, और पांचवा यहाँ पे प्रमुख विशेषता स्टूडेंट यह है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार उनको है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यह पांचवा इसका प्रमुख विशेषता मैंने बता दिया। तो देखिए, पूछा था हमसे क्वेश्चन, देखिए पूछा हमसे यही था कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या था। देखिए, हमने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट संघवाद बता दिया कि संघवाद क्या होता है। यहाँ से संघवाद की प्रमुख विशेषताएं मैंने मोस्ट 5 विशेषता इसकी जो हाईलाइटेड है वो बता दिया हूँ। ठीक है, अब यह प्रश्न पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। यह प्रश्न जो पहला प्रश्न है यह पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन में पहला आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह अति लघु तरीका जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे हम लोग कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, चलिए उसको नोट कीजिए। तो पहला है कि भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। कह रहा है कि भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को यहाँ पे संरक्षण नहीं दिया गया, सबको समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी धर्मों को समान माना गया है स्टूडेंट। ठीक है, यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे प्रावधान, पहला प्रावधान ये कहता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है प्रावधान इसका, कि धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया। कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं किया गया, किसी का भी मर्जी, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई जब जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें कि आप इसी धर्म को पालन कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये दूसरा विशेषता ये कह रहा है। तीसरा का इसका प्रावधान यह है स्टूडेंट कि संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। उदाहरणतः यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है कि यह छुआछूत का इजाज़त नहीं देता और उसके जो धार्मिक समुदाय हैं उस पर समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है कि आप उसमें जो भी गलतियां उसको सुधार सकते हैं, लेकिन आप छुआछूत की इजाज़त नहीं देता कि आप इनसे ना बोलिए, चाहे इनसे दूर रहिए, इनको ना छूइए, ये हो जाएगा वो जाएगा, ये सब अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, और कुछ संवैधानिक मामले हैं उसको छूट दिया गया है, उसमें आप जाके बातचीत कर सकते हैं, इनसे आप उनको क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये छुआछूत का इजाज़त नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, ये सारे प्रावधान किए गए थे तो उनको धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ देखिए
हमने मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे तरीके से कवर कर दिया और अति लघु उत्तरीय भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कर दिया। लघु उत्तरीय थे जो कि 4 नंबर के पूछे जाते थे। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट, किसी कीमत पर आपको इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। देखिए ये क्लास आपका 10वां था, क्लास पहला से लेकर क्लास 9 तक नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिए। या तो सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं मार्तांडो सीरीज तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे पहला ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मार्तांडो सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम। तब उस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगी और वहाँ पे अच्छे तरीके से आप उसको क्या कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।